आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या पैरामेडिको में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक कमेंट करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी अंग या ऑप्शन डी अंग तंत्र। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि जो जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका। कोशिका जो है जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी डर्मेटोलॉजी या ऑप्शन डी ऑर्निथोलॉजी। तो जल्दी से आंसर को कमेंट करके बता दीजिए कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को कोशिका का अध्ययन कहा जाता है। हिस्टोलॉजी को टिश्यू का अध्ययन करने के लिए हम हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं और डर्मेटोलॉजी यानी कि त्वचा के अध्ययन के लिए हम डर्मेटोलॉजी शब्द का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ सेल। चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं वह किसे कहा जाता है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए इसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जी को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जो है कोशिका को कॉर्क टिश्यू में देखा था, जो कि एक मधुमक्खी के छत्ते के समान इस प्रकार से दिखाई दिया था। इसीलिए रॉबर्ट हुक जी को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी जीव किसके बने होते हैं। ऑल लिविंग आर कंपोज्ड ऑफ। ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी अंग या ऑप्शन डी अंग तंत्र। सभी जीव जो हैं किसके बने हुए होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए कोशिका, क्योंकि जो कोशिका है उसी से मिलकर सबसे पहले एक कोशिका बनती है। जब कई सारी कोशिकाएं मिल जाती तब एक टिश्यू बनता है। जब कई सारे टिश्यू एक साथ कंपोज्ड हो जाते हैं तब जाके एक ऑर्गन बनता है, और कई सारे ऑर्गन से मिलकर के एक अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसलिए जो सभी जीव जो हैं वह किससे मिलकर बने हुए होते हैं। सभी जीव कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कोशिका, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड द सेल। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी ल्यूवेन हॉक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका की खोज किसने की। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में कॉर्क नामक टिश्यू में सबसे पहले कोशिका को देखा था, जो कि एक मृत कोशिका थी यानी कि डेड सेल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की। ऑप्शन 1661, ऑप्शन बी 1662, ऑप्शन सी 1664 या ऑप्शन डी 1665। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि रॉबर्ट हुक जी ने कोशिका की खोज कब करी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक जी ने कोशिका की खोज करी थी, जो कि एक कॉर्क टिश्यू था
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किस में देखा था? रॉबर्ट हुक फर्स्ट शो द सेल इन। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किस में देखा था? ऑप्शन ए कॉर्क, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी दांत या ऑप्शन डी जल। तो रॉबर्ट हुक जी ने सबसे पहले कोशिका को किस में देखा था? जल्दी से आप अपने आंसर को कमेंट करके बता दीजिए, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कॉर्क। रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में कॉर्क टिश्यू में सबसे पहले कोशिका को देखा था। ये जो कॉर्क टिश्यू है यह पेड़ की जो छाल के अंदर जो लकड़ी पाई जाती है, इस प्रकार से उसमें जो है देखा गया था। इन्होंने अपनी लाइब्रेरी में अपने खुद के द्वारा बनाई हुई माइक्रोस्कोप में जब एक टिश्यू को रखा तो उसमें बहुत सारे इस प्रकार से खांचे इनको दिखाई दिए। इस प्रकार से बहुत सारे खांचे दिखाई दिए जिसको इन्होंने सेला कहा, और सेला को ही बाद में सेल का नाम दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका एक लैटिन शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ क्या होता है? कोशिका एक लैटिन शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ क्या होता है? सेल इज मेड इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स। ऑप्शन ए छोटा कमरा, ऑप्शन बी बड़ा कमरा, ऑप्शन सी मधुमक्खी का छत्ता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना जो आंसर है वो कमेंट करके हमें बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो जो कोशिका लैटिन शब्द से मिलकर बना है तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है छोटा कमरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए छोटा कमरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट द बुक माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है वह किसने लिखी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक या ऑप्शन डी शेल्डन। अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। हमने पहले भी देख लिया है कि कोशिका की खोज यानी कि सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक जी ने करी। लेकिन रॉबर्ट हुक जी ने एक मृत कोशिका को देखा था, यानी कि वो एक डेड सेल थी। लेकिन जो लिविंग सेल है इसकी खोज किसने करी? तो जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन या ऑप्शन डी रुडोल्फ विर्चो। तो सबसे पहले जो है जीवित कोशिका को किसने देखा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जी ने सबसे पहले बैक्टीरियल सेल जो है कि देखा था। इन्होंने अपने गार्डन में जो है मिट्टी के अंदर बैक्टीरियल सेल को देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? हु परपज्ड द सेल थ्योरी। कोशिका का जो सिद्धांत है वह किसने दिया? ऑप्शन ए शेल्डन और स्वान, ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक, ऑप्शन सी बेंथम और होकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए शेल्डन और स्वान। शेल्डन और स्वान दो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा था कि जो सभी जीव हैं वह कोशिका, रॉबर्ट हुक जी ने कहा था कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन इन्होंने जो शब्द जोड़ा था उसमें वो इन्होंने कहा था कि सभी जीव कोशिका और उसके अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों से मिलकर बने हुए होते हैं। यानी कि एक जो कोशिका होती है उसके अंदर बहुत सारी कोशिकांग होते हैं। केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी न्यूट्रो, मतलब बहुत सारे जो सेल के अंदर बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए शेल्डन और स्वान। चलिए देख लेते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत आखिरकार था क्या। इन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। यह बात तो हमारे रॉबर्ट हुक जी ने कह दी थी कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं।
दूसरा जो पॉइंट है, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। जो नई कोशिका है, यानी कि जो नई कोशिका बनेगी वो पहले से उपस्थित कोशिका से ही मिलकर के बनेगी। यानी कि एक जो पहले से उपस्थित कोशिका है, जब उसका विभाजन होगा तभी एक नई कोशिका बनेगी। ये बात जो है रुडोल्फ विर्चो जी ने कही थी कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से के विभाजन से होता है, क्योंकि जो शिल्डन और स्वान थे वह इस बात को नहीं बता पाए थे कि जो नई कोशिका है वह कहाँ से बनती है या कैसे बनती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। प्रत्येक कोशिका जीव द्रव्य और केंद्रक से बनी हुई होती है। जो तीसरा पॉइंट है, यह सभी जगहों पर ठीक तरह से काम नहीं करता है, क्योंकि जो हमारा आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ह्यूमन ब्लड में जो आरबीसी पाए जाते हैं उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए ये पॉइंट उसका सिद्धांत का जो एक पॉइंट है यह यहाँ पर गलत साबित होता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है लेकिन कोशिकांग नहीं। उन्होंने कहा था कि एक जो कोशिका है वह स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है, क्योंकि एक जो बैक्टीरियल सेल है वह एक ही कोशिका है, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है लेकिन कोशिकांग नहीं। यानी कि यदि आप किसी सेल से माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दें और उसको अलग कर दें तो वह फिर जीवित नहीं रह पाएगी। इसी प्रकार से कोशिका के अंदर से कोई भी एक कोशिकांग निकाल दें और उसको बाहर कर दें तो वह फिर जीवित नहीं रह सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की? कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड सेल प्रोटोप्लाज्म? ऑप्शन ए डुजार्डिन, ऑप्शन बी स्कवान, ऑप्शन सी प्रोकिंजे या ऑप्शन डी बेंडा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डुजार्डिन। डुजार्डिन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कोशिका में जीव द्रव्य की खोज की थी। जीव द्रव्य का मतलब होता क्या है? जीव द्रव्य यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक से जो मिलकर बना हुआ होता है उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य जो होता है, जो मान लीजिए एक सेल है, इसके अंदर ये केंद्रक पाया जाता है तो इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और इसे कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और इसके जो बीच में फ्लूइड भरा होता है इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। लेकिन जीव द्रव्य जो है वह कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस दोनों को एक साथ मिला करके जीव द्रव्य कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा था कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? ऐसे वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बात बताई थी कि जो कोशिका विभाजन होता है, जो पुरानी कोशिका होती है उसी के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है? किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो ऑप्शन ए बेंडा, ऑप्शन बी रुडोल्फ विर्चो, ऑप्शन सी अल्टमैन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए कि यह बात किसने कही थी कि जो कोशिका है वह पहले से उपस्थित कोशिका के द्वारा ही बनती है। यानी कि जो पहले से उपस्थित कोशिका है उसी से नई कोशिका का निर्माण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो जो वैज्ञानिक थे इन्होंने ये बात कही थी कि पहले से उपस्थित कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि जब एक कोशिका प्रेजेंट होगी और इसका जब विभाजन होगा तब दो नई अलग अलग कोशिकाएं बन जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? ये जो शब्द है ओमनी सेलुला ई सेलुला यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। यह किसने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए बेंडा, ऑप्शन बी रुडोल्फ विर्चो, ऑप्शन सी प्रोकिंजे या ऑप्शन डी अल्टमैन। तो यह किसने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला? सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका अर्थ होता क्या है। तो इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि सभी नई कोशिकाएं
पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं, यानी कि पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती हैं। यह किसने कहा था? हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा है कि ये कहा था रूडोल्फ विर्चो जी ने, लेकिन यह इन्होंने कहा था अपनी मातृभाषा लैटिन में। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रूडोल्फ विर्चो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जंतु कोशिका का बाह्य आवरण क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल। ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका द्रव या केंद्रक झिल्ली। जो जंतु कोशिका है उसके सबसे बाहरी आवरण क्या है? यानी कि एक जो सेल होती है उसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है इसे हम क्या कहते हैं? जंतु कोशिका में। तो इसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है इसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं जंतु कोशिका में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप कोशिका का बाह्य आवरण क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा उसमें जिसमें कि हमें बताया गया था कि जंतु कोशिका का बाह्य आवरण क्या है, और इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि पादप कोशिका का बाह्य आवरण क्या है। तो इसका जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका द्रव या केंद्रक झिल्ली। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और वीडियो बनाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। जो पादप कोशिका होती है उसमें सबसे एक कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है, लेकिन उसके ऊपर एक और झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, यानी कि सेल वॉल कहते हैं। ये जो सेल वॉल होती है यह पारगम्य होती है, यह अपने से अंदर कोई भी जो है द्रव अंदर जाने देती है, लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है यह सभी को अपने अंदर जाने नहीं देती है। कुछ फिक्स जो है इसके अंदर या बाहर जा सकता है, यानी कि यदि न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है तो यह न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर जा पाएंगे, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके बाहर जा पाएगी, लेकिन ऐसा कोशिका भित्ति में बिल्कुल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। कौन सी चीज़ है जो पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका द्रव या नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो पादप कोशिका में तो होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका भित्ति, क्योंकि जो कोशिका भित्ति होती है वह एनिमल सेल्स में यानी कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव द्रव्य सबसे अधिक पाया जाता है। सब्सटेंस विच मेक अप मैक्सिमम पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य जो है वह किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड या ऑप्शन डी कार्बनिक अम्ल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जल, यानी कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा अधिक वाटर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या प्रेजेंट होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए संगठित नाभिक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन डी लाइसोसोम। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ना तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ना ही लाइसोसोम पाया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा लाइसोसोम, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स ही पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस प्रकार से खुला हुआ नेक्ड जो है इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है खाली स्थान को छोड़कर। ऐसा कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है
जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी निर्धारित शैवाल, ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्मा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि ऐसा कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्योंकि जो लगभग सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सिर्फ एक को छोड़कर। तो वह कौन सा प्रोकैरियोटिक है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसमें अनुवांशिक पदार्थ नग्न होते हैं? जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड इज, किसमें अनुवांशिक पदार्थ नग्न होते हैं? ऑप्शन ए जंतु कोशिका, ऑप्शन बी पादप कोशिका, ऑप्शन सी जीवाणु या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जी जीवाणु कोशिका। जीवाणु कोशिका यानी कि बैक्टीरिया में अनुवांशिक पदार्थ नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि यह जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल है। जबकि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में न्यूक्लियस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, लेकिन जो बैक्टीरियाज होते हैं या जीवाणु होते हैं उनमें इस प्रकार से उनका जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है, यानी कि न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? चलिए कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वह एक प्रोकैरियोटिक नहीं है। तो ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया या ऑप्शन डी अमीबा। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए कि कौन सा जो ऑप्शन है वह प्रोकैरियोटिक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अमीबा। अमीबा जो है एक यूकैरियोटिक सेल है। इसके अलावा ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड प्रोटिस्ट में, पादप में, जंतुओं में या इनमें से सभी में। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं सभी में पाई जाती हैं। प्रोटिस्ट में भी पाई जाती हैं, प्लांट्स में भी पाई जाती हैं और जंतुओं में भी पाई जाती हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी में, ऑल ऑफ दीज। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केवल पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं जंतु कोशिकाओं, केवल पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती हैं जंतु कोशिकाओं में नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो केवल पादप यानी कि प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी प्लास्टिड, ऑप्शन सी हरित लवक या सभी। तो हमने पहले ही देख लिया है कि कोशिका भित्ति जो है वह एनिमल सेल्स में नहीं होती है। प्लास्टिड यानी कि हरित लवक जो है वह एनिमल सेल्स में नहीं होता है। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट भी एनिमल सेल्स में नहीं होता है। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो पादप कोशिकाएँ हैं इनमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, प्लास्टिड भी पाया जाता है और हरित लवक भी पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में इनमें से कुछ भी नहीं पाया जाता है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, कि सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट ढूंढ के लाते हैं और बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या है जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। जंतु कोशिका में क्या एब्सेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी या प्लास्टिड। एनिमल सेल जो होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि प्लास्टिड जो है जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्लास्टिड, क्योंकि जो प्लास्टिड होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, जबकि एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है।
इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टेड। जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपकी वीडियो सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ ज़रूर बने रहें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।